बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी फेफड़े के बारे में कि मनुष्य जो होता है उसमें एक जोड़ी फेफड़ा होता है, वो अंदर से ठोस होता है, स्पंजी होता है। हमारे फेफड़े में पेशियां अनुपस्थित होती है, इसीलिए हम अपनी मर्जी से फेफड़े के आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने बताया था कि फेफड़ा जो होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? वक्ष गुहा में। और वक्ष गुहा में फेफड़े का व्यवस्था जो है वो कुछ ऐसी होती है कि जब भी वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होगा तो फेफड़े के आयतन में भी वैसा ही परिवर्तन होगा। मतलब अगर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा, अगर वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े का आयतन भी घटेगा। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन को बोला था कि एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन सीधा फेफड़े के आयतन में प्रतिबिंबित होता है। मेरी बात क्लियर है? यहां तक की बात अपने कर ली थी। फिर हमने बताया था कि प्रत्येक फेफड़ा जो होता है वो दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ होता है, दो परतों के आवरण से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसी आवरण, या उसको इंग्लिश में बोला था प्लूरा। और प्लूरा जो होती है, दोनों झिल्लियां होती है, इनके बीच में एक गुहा थी जिसको हमने बोला था प्लूरल गुहा या फुफ्फुसी गुहा। उस फुफ्फुसी गुहा में कुछ द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसको हमने बोला था फुफ्फुसी द्रव्य या प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड के काम अपन ने दो बताए थे। एक तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि प्लूरल फ्लूइड फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है, और दूसरा मैंने बताया था कि वो जो प्लूरल फ्लूइड है, जो फुफ्फुसी द्रव्य है, वो फेफड़े को फैलने की जगह प्रदान करता है। चले भैया अपन आगे। उसके बाद अपन ने बात किया था, वो बात करने जा रहे हैं अब, वो बात करने जा रहे हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना के बारे में। फेफड़े की आंतरिक संरचना के बारे में बेटा मैंने पिछले ही लेक्चर में जब श्वास नली बताया था तो मैंने ये बताया था कि थोरैक्स के वक्ष के मध्य भाग में कहा, जहां पे पांचवी कशेरुका होती है, T5 वाला भाग, उस T5 वाले भाग पे जाके श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो गई थी, जिनको हमने बोला था प्राथमिक श्वसनी। एक शाखा जो थी वो जा रही थी अपने दाएं फेफड़े में, दूसरी जा रही थी अपने बाएं फेफड़े में। यस कि नो? तो मैंने ये कहा था कि प्राथमिक श्वसनी वो श्वसन मार्ग की वो पहली संरचना है जो किसके संपर्क में होती है या किसके अंदर होती है, जो कि फेफड़े के संपर्क में होती है या फेफड़े के अंदर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक श्वसनी फेफड़े का भाग है। अब फेफड़े के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था प्राथमिक श्वसनी ने, उसने आगे जाके बनाया था द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से बना था प्रारंभिक श्वसनिका, प्रारंभिक श्वसनिका से अपने पास बना था अंतस्थ श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका ने आगे जाके बनाया था वो श्वसन श्वसनिका ने आगे जाके बनाया था कूपिकीय नलिका, कूपिकीय नलिका ने आगे जाके बनाया था एट्रिया, एट्रिया से आगे बना था कूपिकीय कोष, और कूपिकीय कोष के लास्ट में था अपने पास कूपिकाएं। मैंने कहा था कि एक कूपिकीय कोष में 2 से लेके 5 तक कूपिकाएं होती है। मेरी बात क्लियर है? और ये जो कूपिकाएं हैं, इन कूपिकाओं को ही हम बोलते हैं फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। मनुष्य के दोनों फेफड़े में 300 मिलियन कूपिकाएं होती है। कितनी कूपिकाएं होती है? 300 मिलियन कूपिकाएं होती है। तो बेटा उस हिसाब से मैं बात करूं तो मैंने ये कहा कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि फेफड़ा श्वसनिका तथा कूपिकाओं के साखित जाल से बनता है। तो ये बात सही हुई कि गलत हुई? एकदम सही हुई, क्योंकि मैंने अभी बताया आपसे कि प्राथमिक श्वसनी वो थी जो सबसे पहले फेफड़े में प्रवेश कर रही थी, फिर वो निरंतर शाखाओं में विभक्त होती गई और उसका अंत में जो बना वो बनी कूपिकाएं। तो प्राथमिक श्वसनी से लेके कूपिकाओं तक का संपूर्ण भाग किसके अंदर प्रेजेंट है? फेफड़े के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि आंतरिक रूप से फेफड़ा किससे बना होता है? श्वसनिका तथा कूपिकाओं के साखित जाल से। मैं लिखता हूं यहां पे, देखिएगा
फेफड़े श्वसनी श्वसनिका तथा कूपिकाओं के साखित जाल से बनते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा कि फेफड़े में पाई जाती है कूपिकाएं, और कूपिकाएं ही फेफड़े की क्या है बेटा? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। हमने कहा कि फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है बच्चे? कूपिकाएं। वो क्या है अपने पास? कूपिकाएं। मैंने अभी बताया दोनों के दोनों फेफड़े में टोटल कूपिकाएं कितनी होती है? 300 मिलियन। दोनों फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या वो बेटा मैंने कहा कितनी है? 300 मिलियन। कितनी है? 300 मिलियन। हमको पता है 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो मैं कह दूं कि ये टोटल कितनी हो गई बेटा? ये अपने पास हो गई 30 करोड़। तो जब भी बोले कि दोनों फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या कितनी है, तो मैं क्या कहूंगा? दोनों फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या 300 मिलियन, या मैं कह दूं 30 करोड़। अब सवाल आया, सर आप बार बार कूपिका कूपिका वर्ड यूज कर रहे हो, तो पहले तो हमें ये बताओ ये कूपिका जो होती है, इस कूपिका की संरचना कैसी होती है, और ये जो कूपिकाएं हैं इन कूपिकाओं का काम क्या है? इन कूपिकाओं का काम क्या है? चलिए हम बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में, कूपिकाओं की संरचना। किसके बारे में बेटा? कूपिकाओं की संरचना के बारे में। देखिएगा कूपिकाओं की संरचना। मैं कूपिका की संरचना का डायग्राम बनाने से पहले कूपिकाओं के बारे में कुछ जनरल जानकारी देना चाहूंगा। सुनिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? कूपिका है, और दोनों फेफड़ों में 300 मिलियन या मैं कहूं 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती है। अब ये जो कूपिका है, इस कूपिका की भित्ति जो है, सबसे अंदर वाली सतह जो है वो सरल सल्काकार उपकला से बनी होती है। कौन सी उपकला से? सरल सल्काकार उपकला से बनी होती है। और इसकी भित्ति की बाहर वाली सतह है वो पीत तंतु में योजी ऊतक से बनी होती है। और अपने को पता है कि योजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक जो होता है, उसमें रक्त का परिसंचरण बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, हाँ कि ना? जब इसमें संयोजी ऊतक है तो मैं ये कह दूं कि ये कूपिकाएं संवेदनशील है। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, आपने जब पढ़ा था ऊतक वाला अध्याय, तो ऊतक वाले अध्याय में आपने पढ़ा था सरल सल्काकार उपकला, और वहां पे एनसीईआरटी की सीधी लाइन थी कि सरल सल्काकार उपकला जो होती है वो सल्काकार या चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनती है, और इसकी जो भित्ति होती है, बाउंड्री होती है, वो होती है पतली तथा अनियमित। भित्ति जो बनाता है वो कैसी बनाता है?
पतली तथा अनियमित। ऐसा ही मैंने कहा आपसे कि कूपिकाओं में भी सरल सल्काकार उपकला पाई जाती है, और उपकला ऊतक ऐसा ऊतक था जिसके ऊपर मुक्त सतह थी। तो इसकी जो मुक्त सतह होगी वो मुक्त सतह भी कैसी होगी? अनियमित होगी। और जो चपटी कोशिकाएं उनकी मोटाई बहुत कम है, इसलिए एल्वियोलाई या मैं कहूं कूपिका की भित्ति जो होगी वो भित्ति होगी अपने पास पतली तथा अनियमित। पतली तथा अनियमित। तो मैं ये कह दूं कि कूपिका क्या है? ये पतली तथा अनियमित भित्ति वाली थैली समान संरचना है। भित्ति वाली थैली समान संरचना है। थैली के समान संरचना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये कूपिकाओं की भित्ति में श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक होता है, और संयोजी ऊतक है तो उसमें रक्त का परिसंचरण बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने कहा ये जो कूपिकाएं हैं, कूपिकाएं वो कैसी होगी? संवहनीय की असंवहनीय? वो होगी संवहनीय। कूपिकाएं संवहनीय होती है। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अपन ने बात करी है अभी कि ये जो कूपिकाएं हैं ये कूपिकाएं संवहनीय हैं, और कूपिका जो है उस कूपिका जो है उनकी संख्या है वो दोनों के दोनों फेफड़ों में है 300 मिलियन। सवाल था सर इनकी 300 मिलियन इतनी ज्यादा संख्या होने की क्या जरूरत थी? बेटा फेफड़े में कूपिकाएं ही वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वो स्थल है जहां पे रक्त तथा फेफड़े के बीच गैसीय विनिमय सर्वाधिक होता है। तो मैं कह दूं कि फेफड़े तथा रक्त के बीच गैसीय आदान प्रदान का मुख्य स्थल क्या है? कूपिकाएं। तो हमने बोला कूपिकाएं फेफड़े तथा रक्त, कूपिकाएं फेफड़े तथा रक्त के बीच गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है। चले, सवाल था सर मुख्य स्थल तो है, लेकिन जब इनकी संख्या आपने कहा 300 मिलियन है, 30 करोड़ है, तो इतनी ज्यादा संख्या से क्या फायदा हुआ? बच्चे कूपिकाएं जो होती है वो फेफड़े का सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। क्या करती है? उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। तो जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा तो रक्त के साथ गैसीय विनिमय के लिए उतनी ज्यादा जगह अवेलेबल होगी, और जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? गैसीय विनिमय। तो मैं ये कह दूं कि कूपिकाएं क्या काम करती है? कूपिकाएं जो होती है वो फेफड़े के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, और सतही क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से गैसीय विनिमय बढ़ जाता है। तो क्या काम करती है कूपिकाएं? फेफड़े के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जब इन्होंने सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया, इस क्षेत्रफल के बढ़ने की वजह से क्या हुआ? मैंने कहा कि इसलिए क्या हुआ? क्षेत्रफल बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ? गैसीय विनिमय बढ़ गया। गैसीय विनिमय बढ़ गया, इसलिए गैसीय विनिमय
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब सवाल ये था, सर आपने ये तो कहा कि ये कूपिकाएं फेफड़े के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अब कितना बड़ा सतही क्षेत्रफल हो जाएगा अगर हम ऐसे इमेजिन करें? बेटा अगर सतही क्षेत्रफल को आप इमेजिन करें तो इनका जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ के हो जाता है लगभग एक टेनिस कोर्ट के क्षेत्रफल के बराबर। टेनिस कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? ये क्षेत्रफल बढ़ के हो गया बेटा अपने पास 70 से लेके 100 वर्ग मीटर। कितना हो गया? 70 से 100 वर्ग मीटर। तो ध्यान रखना कि इतनी ज्यादा संख्या में कूपिकाएं होने से दोनों फेफड़ों का सतही क्षेत्रफल किसके सतही क्षेत्रफल के बराबर हो गया? टेनिस कोर्ट के सतही क्षेत्रफल के बराबर हो गया। और उसका क्षेत्रफल जो था टेनिस कोर्ट का, वो टेनिस कोर्ट का क्षेत्रफल कितना था? लगभग 70 से 100 मीटर स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है? चले इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे, आपके सामने वो बात करेंगे कि ये कूपिका जो है, इस कूपिका की संरचना कैसी है, हम उसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। प्लीज देखिएगा बोर्ड पे। बेटा कूपिका जो है, मैंने पहले बताया कि कूपिका की जो भित्ति है, उस कूपिका की भित्ति में दो परतें होती है। बाहर वाली परत जो होती है वो बनती है पीत तंतु में संयोजी ऊतक से, और अंदर वाली जो परत है वो बनती है सरल सल्काकार उपकला से। किससे बनती है? सरल सल्काकार उपकला से। चलिए मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। अब बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। अब मान लीजिए कि अपने पास ये जो संरचना है, ये अपने पास कोई कूपिका है। ये संरचना है, ये मेरे पास कोई कूपिका है। बच्चे मैंने कहा कि कूपिका है, और ये जो मेरे पास है ये कूपिका की गुहा है। ये मेरे पास जो है ये अपने पास है कूपिका की गुहा। मेरी बात क्लियर है? हमने कहा ये अपने पास जो है, ये अपने पास है कूपिका की गुहा। चले, जब गुहा है तो ये क्या हुई? उसकी अंदर वाली सतह। और मैंने कहा था कि कूपिका की अंदर वाली जो परत है वो सरल सल्काकार उपकला से बनती है। हमने यहां पे मान लिया कि अपने पास ये जो है ये सरल सल्काकार उपकला की कोशिकाएं हैं। ये लीजिए, ये सरल सल्काकार उपकला की कोशिकाएं हैं। चले भैया अपना आगे। मैंने कहा ये सरल सल्काकार उपकला की कोशिकाएं हैं, ये अपन ने लिख दिया। ये मेरे पास उसकी अंदर वाली परत है, आंतरिक परत। और ये आंतरिक परत में कौन सी उपकला थी? सरल सल्काकार उपकला। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले, अब होता क्या है बेटा, ये सरल सल्काकार उपकला की जो परत होती है, इस परत में ये सल्काकार कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ घनाकार कोशिकाएं हैं। ये लीजिए घनाकार कोशिका, घनाकार कोशिका यहां पे बना दी एक और। ये लीजिए अपने पास, ये अपने पास है घनाकार कोशिका। चले भैया, ये अपने पास जो घनाकार कोशिका है, मैंने बताया इस घनाकार कोशिका पे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। हमने मान लिया इस घनाकार कोशिका के ऊपर ये जो लाइन मैंने बनाई, ये इनके ऊपर उपस्थित सूक्ष्मांकुर है। सूक्ष्मांकुर तो पीसीटी में भी पाए जाते हैं, आंत्र में भी पाए जाते हैं, और जहां पे भी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं वो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन कोशिकाओं में जो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं वो भी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। सवाल था सतही क्षेत्रफल तो बढ़ा दिया सर, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आपने बताया पीसीटी में थी, पीसीटी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आ रहा था उसमें से मटेरियल की रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रही थी। आहार नाल में छोटी आंत्र में ऐसा था, वहां पे पचित भोजन के अवशोषण में काम कर रही थी।
यहां पे क्या काम किया उसने, चलिए 1 मिनट में अपन बात करते हैं। अभी अपन ने बोला कि आंतरिक परत को बोलते हैं सरल सल्काकार उपकला की बनी हुई परत, और ये सरल सल्काकार उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं देखी। ये व्हाइट वाली कोशिका जो मैंने बनाई, ये तो है बेटा सल्काकार कोशिका, और दूसरी मैंने बनाई कुछ नीले कलर की, जो हमने बनाई है आपके सामने घनाकार कोशिका। मेरी बात क्लियर है? अब ये दोनों की दोनों कोशिकाएं किसके अंदर प्रेजेंट है, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई किसका भाग है, एल्वियोलाई भाग है फेफड़े का। मेरी बात क्लियर है? तो फेफड़े की जो कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं न्यूमोसाइट। क्या बोलते हैं उनको, न्यूमोसाइट। न्यूमो वर्ड का मतलब होता है फेफड़ा, और साइट वर्ड का मतलब होता है कोशिका। तो फेफड़े की कोशिकाएं जो है उसको बोलते हैं न्यूमोसाइट। मतलब एल्वियोलाई की ये जो सल्काकार व्हाइट वाली कोशिका है ये भी न्यूमोसाइट है, और ये जो मैंने बताया घनाकार नीली वाली कोशिका है ये भी कैसी है, न्यूमोसाइट है। लेकिन हम दोनों को अलग अलग कैसे करें, कैसे बताएं कि कौन सी न्यूमोसाइट है वो तो सल्काकार है, और कौन सी न्यूमोसाइट है जो घनाकार है। इसलिए हमने बेटा इन कोशिकाओं को 2 नाम दे दिए। कितने नाम दे दिए, 2 नाम दे दिए। हमने ये व्हाइट वाली जो कोशिका थी, जिसको हमने ये व्हाइट वाली कोशिका जो थी, हमने ये व्हाइट वाली जो कोशिका थी, ये व्हाइट वाली जो कोशिका थी, इस व्हाइट वाली कोशिका को कह दिया न्यूमोसाइट फर्स्ट। इस व्हाइट वाली कोशिका को कह दिया बेटा न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट। और ये जो मेरे पास नीली वाली कोशिका है, इस नीली वाली कोशिका को मैंने बोल दिया न्यूमोसाइट सेकंड। इसको मैंने कह दिया न्यूमोसाइट सेकंड। मतलब फेफड़े की 2 प्रकार की कोशिकाएं होगी। सल्काकार जो कोशिकाएं थी उसको कहते हैं न्यूमोसाइट फर्स्ट, और जो अपने पास घनाकार कोशिकाएं थी उनको अपने कह दिया न्यूमोसाइट सेकंड। ये न्यूमोसाइट फर्स्ट जो है एक ऐसी कोशिका अपने पास, ये अपने पास है बच्चे, ये अपने पास है सल्काकार कोशिका। ये अपने पास है सल्काकार कोशिका। इन सल्काकार कोशिकाओं की वजह से ही मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में एक लाइन लिखी थी कि कुपिकाओं की जो भित्ति होती है वो पतली तथा अनियमित होती है। और कैसे दिखाई दे रही है, थैली के समान दिखाई देते। चलूंगा आगे, यहां पे देखिए मैंने कहा कि ये नीली वाली कोशिका की मोटाई ज्यादा, जहां पे नीली वाली कोशिकाएं होगी वो दीवार का, इसकी भित्ति का वो भाग भी कैसा होगा, मोटा। लेकिन जहां पे व्हाइट वाली कोशिका होगी, व्हाइट वाली कोशिका बहुत ही क्या है, पतली, वहां से भित्ति भी क्या दिखाई दे रही है आपको, पतली। इसीलिए मैंने कहा था ये पतली भित्ति वाली है। दूसरा मैंने बोला था अनियमित। बेटा इसकी जो ये सतह देखे, ये सतह ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, जबकि इस सल्काकार कोशिका की देखे तो कहीं से तो नीची है, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं से ऊंची। मैं कह दूं कि इसकी सतह वो है अनियमित। इसीलिए मैंने कहा कि कुपिकाओं की जो भित्ति है वो पतली तथा अनियमित है। चले, और ये कुपिका पूरी की पूरी हमें थैली के समान दिखाई दे रही है, इसलिए हमने कहा कि ये थैली के समान संरचना है। अब सवाल था सर ये न्यूमोसाइट सल्काकार जो कोशिका है इसका फायदा क्या हुआ? बच्चे मैंने कहा कि इन सल्काकार कोशिकाओं की वजह से कुपिका की भित्ति जो होती है वो होती है पतली। और बताओ जब भित्ति पतली होगी तो पतली दीवार को, पतली भित्ति को पार करके गैस आसानी से रक्त में जाती है या मोटी से? बताओ। ऑब्वियसली अगर भित्ति पतली होगी तो गैस आसानी से उसको क्रॉस करके, पार करके रक्त में चली जाएगी, हाँ कि ना? तो यार ये तो अच्छी बात हुई पतली भित्ति होना तो, क्योंकि जितनी पतली भित्ति होगी उतनी ही फेफड़े से ऑक्सीजन जो थी वो रक्त में जाएगी, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही आसानी से फेफड़ों में आ जाएगी, हाँ कि ना?
तो मैं ये कहूं कि ये सल्काकार कोशिका न्यूमोसाइट फस जो होती है, इसकी वजह से फेफड़े की भित्ति, एल्वियोलाई की भित्ति जो होती है, फेफड़े के एल्वियोलाई की भित्ति वो पतली होती है, और पतली भित्ति की वजह से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। तो मैं ये कह दूं कि न्यूमोसाइट फर्स्ट वो कोशिकाएं थी जो कुपिकाओं तथा रक्त के बीच गैसीय विनिमय में सहायता करती है। ये लीजिए, मैंने कह दिया इनका काम क्या है, इनका काम है गैसीय विनिमय में सहायक। मेरी बात क्लियर है? चलो भाई मैं आगे नेक्स्ट। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात करी थी, लास्ट में या उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जब आपसे बताया था चालन भाग, कंडक्शन जोन, तो कंडक्शन जोन का मैंने काम बताया था कि ये कंडक्शन जोन जो होता है ये बाहर से आने वाली वायु में जो धूल के कण आते हैं या और दूसरे पार्टिकल्स आते हैं उनको फेफड़े में जाने से रोकने का काम करता है। क्या काम करता है? रोकने का काम करता है। अब सवाल उठा, सर क्या चालन भाग जो होता है, कंडक्शन जोन जो होता है, क्या वो सारे के सारे पार्टिकल्स को, सारे के सारे कणों को रोक लेता है? क्या कभी भी कोई भी कण फेफड़े में नहीं जाता? ऐसी बात नहीं है। वो अपनी जितनी हो सके बेस्ट कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कण तो फेफड़े में जा ही सकता है। वो सारे, ये क्लेम वो कभी भी नहीं करेगा, ये दावा कभी भी नहीं करेगा कि मैं सारे के सारे कणों को रोक लूंगा। कोई ना कोई कण तो फेफड़े के अंदर जा सकता है, लेकिन अगर वो कण फेफड़े में चला गया तो धीरे 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 इस कुपिका में यहां पे जमा होता रहेगा, हाँ कि ना? और जब वो जमा होता रहेगा तो धीरे धीरे ये कुपिकाएं जो थी ये क्षतिग्रस्त होने लग जाएगी, और क्षतिग्रस्त होने लग जाएगी तो गैसों का आदान प्रदान था वो क्या हो जाएगा? कम। यस कि नो? मेरी बात क्लियर है? तो कोई ना कोई तो शरीर में ऐसी चीज होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई कण उस चालन भाग से, कंडक्शन जोन से बच के और फेफड़े की कुपिका में पहुंच गया, तो भाई उसको भी तो नष्ट करना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस, बिल्कुल नष्ट करना पड़ेगा। अगर उसको नष्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई ना कोई संरचना तो होनी चाहिए। हाँ बेटा, संरचना है। आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो पढ़ा था फेगोसाइटिक कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस। उन मैक्रोफेजेस में एक मैक्रोफेज का नाम पढ़ा था आपने, डस्ट कोशिका। वो डस्ट कोशिका सर ने बताया था वो फेफड़े के एल्वियोलाई में पाई जाती है, और वो कोशिका क्या काम करती है? जो बाहरी कण, जो धूल के कण कंडक्शन जोन से या मैं कहूं चालन भाग से बच के इस कुपिका की गुहा में पहुंच गए, उनका भक्षण करती है, उनका भक्षण करती है और इस सतह को साफ सुथरा बनाए रखने का काम करती है, हाँ कि ना? तो मैं यही बात कहने जा रहा हूं आपसे कि यहां पे इस जगह पे कुछ फेगोसाइटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ये लीजिए, हमने कहा कि इसकी इस सतह पे ये जो कोशिकाएं अपने पास मैंने ग्रीन वाली बनाई है, ये ग्रीन वाली वो ही फेगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। ये लीजिए, ये जो फेगोसाइटिक कोशिका है, इस फेगोसाइटिक कोशिका को बोलते हैं बेटा डस्ट कोशिका। इस फेगोसाइटिक कोशिका को क्या बोलते हैं? डस्ट कोशिका। बेटा इस कोशिका के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो मैंने इसको नाम दिया डस्ट कोशिका, मतलब ये धूल के कण जो चालन भाग से बच के फेफड़े में पहुंच गए, उनका क्या करती है? भक्षण। इसलिए मैं कह दूं कि ये डस्ट कोशिका जो मैंने लिखा है ये कैसी है? ये अपने पास है बेटा फेगोसाइटिक। कैसी कोशिका है ये मेरे पास है फेगोसाइटिक कोशिका। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बोले कि डस्ट कोशिका कहां पाई जाती है, आप कहोगे कि डस्ट कोशिका फेफड़े की कुपिकाओं में पाई जाती है, और उसका काम है बाहरी कण, धूल के कण जो आ गए उनका भक्षण करके इस एल्वियोलाई की अंदर वाली सतह को साफ रखना, ताकि गैसीय आदान प्रदान अच्छा हो सके। मेरी बात क्लियर है? मैं आगे चलूं? नेक्स्ट देखिएगा। अब बेटा अपन ने ये तो बता दिया कि फेफड़े की आंतरिक परत है वो मुख्यतः बनी है सरल सल्काकार उपकला से।
और सरल सल्काकार उपकला वाली जो परत है, इसकी अधिकांश कोशिकाएं जो अपने को दिख रही है वो है मेरे पास सल्काकार कोशिकाएं, जिनको मैंने कहा न्यूमोसाइट फर्स्ट। लेकिन यहां पे कुछ एक कोशिकाएं ऐसी है जो है घनाकार और उनके ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और उन घनाकार कोशिकाओं को बोलते बेटा न्यूमोसाइट सेकंड। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट सेकंड, मतलब फेफड़े की दूसरे प्रकार की कोशिकाएं। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल था कि सर इनका काम तो आपने बता दिया कि इनकी वजह से फेफड़े की भित्ति जो होती है, एल्वियोलाई की भित्ति जो होती है वो पतली होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो, इसलिए हमने कह दिया कि गैसों के विनिमय में सहायता करती है। अब ये बताइए कि न्यूमोसाइट सेकंड की क्या जरूरत थी? न्यूमोसाइट सेकंड की क्या जरूरत थी? बेटा ये न्यूमोसाइट सेकंड जो होती है, ये न्यूमोसाइट सेकंड वाली जो कोशिका है, ये सेकंड वाली कोशिका स्रावित करने का काम करती है। वो स्रावित करने का काम करती है सरफेक्टेंट। क्या स्रावित करती है? सरफेक्टेंट। मेरी बात क्लियर है? और ये कैसी कोशिका है? ये मेरे पास है घनाकार कोशिका, जिसमें क्या प्रेजेंट है? सूक्ष्मांकुर। तो मैंने कहा न्यूमोसाइट सेकंड जो होती है वो अपने पास सूक्ष्मांकुर युक्त घनाकार कोशिका है। चले भैया, जैसे इसका कार्य हमने लिखा गैसीय विनिमय, ऐसे ही इस न्यूमोसाइट सेकंड का क्या कार्य है? चलिए इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। बेटा ध्यान रखना, इसका कार्य जो है वो कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है लेसिथिन, उस लेप्सिथिन फॉस्फोलिपिड का स्त्रावण करती है। और वो फॉस्फोलिपिड जो है वो इसकी ये जो सतह है कुपिका की, इस सतह पे काम करती है और इस सतह के तनाव को घटाने का काम करती है, इसलिए उसको बोलते हैं सरफेक्टेंट। ऐसा मटेरियल जो सतह पे काम कर रहा है उसको क्या बोल दिया? सरफेक्टेंट। तो मैंने कहा कि ये किसका स्त्रावण करती है? सरफेक्टेंट का स्त्रावण करती है। तो इसका काम है सरफेक्टेंट का स्त्रावण करना। किसका स्त्रावण करती है बेटा? सरफेक्टेंट का। वो सरफेक्टेंट है क्या? वो सरफेक्टेंट कुछ और नहीं, वो अपने पास है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। वो अपने पास है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। सवाल उठा सर ये सरफेक्टेंट जो आपने बताया लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, इस लेसिथिन फॉस्फोलिपिड ऐसा यहां पे क्या करती है? बच्चे होता यह है कि इस एल्वियोलाई की सरफेस पे लिक्विड मेटल की और मैं कहूं पानी की कुछ बूंदे हैं। वो पानी की बूंदे जो है उनका पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा है। तो जब हम बाहर वायु छोड़ते हैं तो इस कुपिका से बाहर भी तो वायु निकलेगी। जब कुपिका से बाहर वायु निकलेगी तो कुपिका की भित्ति थोड़ी सी पिचकेगी और ये जो पानी की बूंदे हैं वो एक दूसरे के समीप आएगी। जब एक दूसरे के समीप आएगी और उन पानी की बूंदों का या इसके अंदर भरे हुए द्रव्य की बूंदों का पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ससंजक बल जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और ससंजक बल ज्यादा होगा तो वो बूंदे आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगी, तो ये कुपिका पिचक जाएगी। अगर हमारी कुपिका ही पिचक गई तो फिर गैसीय आदान प्रदान पॉसिबल नहीं है और पर्सन की डेथ हो जाएगी। हाँ कि ना? तो जिंदा रहना है तो किसी भी तरीके से इस कुपिका को पिचकने से बचाना होगा, और पिचकने से बचाने का एक ही तरीका है कि जो यहां पे द्रव्य की बूंदे हैं अगर हम उनका पृष्ठ तनाव घटा दे, पृष्ठ तनाव घट गया तो उनके बीच आसंजक बल जो है वो क्या हो जाएगा? कम। और जब बल कम हो गया तो ये कुपिका पिचक नहीं पाएगी। तो ये वही काम करती है। क्या काम करती है कि यहां पे जो कुपिकीय द्रव्य है किसकी सतह पे? कुपिकाओं की सतह पर स्थित उपस्थित कुपिकीय द्रव्य के पृष्ठ तनाव को क्या कर दिया? कम। और कुपिका को पिचकने से बचा लिया। यही काम किया इसने। क्या काम किया बेटा?
क्या काम किया? कूपिका की भित्ति पे उपस्थित कूपी के द्रव्य के पृष्ठ तनाव को कम किया। चले भैया, तो इसने क्या काम किया? कूपी के द्रव्य के पृष्ठ तनाव को क्या कर दिया बेटा इसने? कम। नीचे की साइड तीर छोड़ा, इसका मतलब हुआ कम। जब ये पृष्ठ तनाव कम हो गया तो पृष्ठ तनाव कम होते ही वो जो लिक्विड मेटेरियल की, द्रव्य पदार्थ की बूंदें थी, पानी की बूंदें थी, उन बूंदों के बीच ससंजक बल भी क्या हो गया बेटा? कम। और जब ससंजक बल कम हो गया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना क्या कर देगी? बंद। मैंने कहा इसलिए इससे क्या हुआ? इससे इसने कूपिकाओं को पिचकने से बचाया। कम करता है और कम करने की वजह से क्या करता है? कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है। कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है, हां कि ना? चलू मैं आगे। यहां तक की बात में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले भैया, अब अपन ने अभी तक जितनी बात करी है वो सारी की सारी बात कूपिका की आंतरिक परत के बारे में बात की है। अब हम करते हैं कूपिका की बाहरी परत के बारे में बात। और मैंने बताया था कि बाहरी परत का निर्माण किससे होता है? पीत तंतु में संयोजी ऊतक से। अगर संयोजी ऊतक है तो संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, कोशिकाएं भी होगी और तंतु भी होंगे, हां कि ना? तंतु कौन से? इलास्टिक तंतु, पीत तंतु, उसका आधात्री मैट्रिक्स भी होगा। एंड संयोजी ऊतक वो था जिसमें रक्त का परिसंचरण क्या था? उपस्थित। तो मैं ये कह दूं कि यहां पे कहीं ना कहीं तो रक्त की वाहिनी होनी चाहिए। यस, यहां पे बात करके चले तो मैंने बोला ये बाहर की तरफ जो अपन ने परत बनाई, ये लीजिए, ये मेरे पास ये उस पीत तंतु में ऊतक की रक्त वाहिनी है। ये मेरे पास यहां पे उपस्थित रक्त वाहिनी है। इसको मैंने क्या कह दिया? ये अपने पास क्या है बेटा? ये अपने पास है रक्त वाहिनी। ये मेरे पास रक्त वाहिनी है। जब रक्त वाहिनी है तो उस रक्त वाहिनी में रक्त होगा और रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका दैट इज आरबीसी। हमने मान लिया कि मेरे पास यहां पे ये कुछ कोशिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट है और ये जो कोशिकाएं रक्त वाहिनी में है ये कोई और नहीं, ये अपने पास है आरबीसी। हमने कह दिया ये जो कोशिका अपने पास है, ये कोशिका अपने पास है बेटा आरबीसी। चले, अब अपन ने बताया था अभी कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं वो पीत तंतु में योजी ऊतक की बात कर रहा हूं। तो योजी ऊतक जो था उसके मैट्रिक्स में तंतु होंगे। कौन से तंतु होंगे? पीत तंतु, जिनको अपन बोलते हैं इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक तंतु, हां कि ना? हमने बोल दिया कि सबसे पहले अब हमें इनका मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा कि इनका मैट्रिक्स किस जगह पे है। चलिए बात करते हैं। हमने यहां पे बात किया कि अपने पास ये जो येलो कलर का मटेरियल है, ये येलो कलर का मटेरियल इनका मैट्रिक्स है, जिसको अपन बोल देते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या बेसमेंट सब्सटेंस। ये इसका मैट्रिक्स है। ये लीजिए, चले भैया, तो ये जो परत मेरे पास हो गई, ये परत, ये पूरी की पूरी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की परत हो गई बाहर वाली, और अंदर वाली जिसमें आंतरिक परत में जिसमें सल्काकार कोशिकाएं, वो मेरे पास होगी बेटा अंदर वाली परत, हां कि ना? चलो मैं आगे। अब मैंने कहा कि अगर इस डायग्राम को मैं बहुत ध्यान से देखूं तो डायग्राम को देखने पे पता चला कि मेरे पास ये जो मैंने बनाई है ब्राउनिश कलर से, जो कुछ ये कलर दिखाई दे रहा है, रक्तवाहिनी बनाई है। अगर ये एक रक्तवाहिनी है तो इस रक्तवाहिनी की ये मेरे पास भित्ति है। ये रक्तवाहिनी की क्या है? भित्ति। और हमको पता है कि सबसे छोटी रक्तवाहिनी को बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका। और रक्त केशिका की भित्ति में केवल और केवल सबसे आंतरिक वाली
परत होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, और जिसका निर्माण एंडोथीलियम से होता है। किससे होता है? एंडोथीलियम से। और वो एंडोथीलियम कुछ और नहीं, वो अपने पास है सरल सल्काकार उपकला। हाँ कि ना? तो मैं ये कह दूं आपसे कि मेरे पास ये जो है, मेरे पास ये रेड वाली जो मैंने बनाई है, ये वाली, ये जो है ये रक्त वाहिनी की भित्ति है। ये मेरे पास क्या है बेटा? रक्त वाहिनी की भित्ति है। ये मेरे पास रक्त वाहिनी की भित्ति, ये वाली, या मैं कह दूं ये वाली, ये मेरे पास रक्त वाहिनी की भित्ति है। और रक्त वाहिनी की भित्ति जो होती है उसका निर्माण हुआ है मेरे पास एंडोथीलियम से। मेरी बात क्लियर है? तो हमने कहा कि ये मेरे पास हुई रक्त वाहिनी की एंडोथीलियम। ये मेरे पास है रक्त वाहिनी की एंडोथीलियम। चलो भैया आगे नेक्स्ट। ये मेरे पास एंडोथीलियम है। और ये येलो वाला भाग क्या था? ये येलो वाला भाग जो है ये मेरे पास इस पीत तंतु में संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स है, जिसको अपन बोलते हैं आधारीय पदार्थ या आधात्री या ग्राउंड सब्सटेंस, वो है। और इसमें पीत तंतु उपस्थित है। तो मैंने कहा ये पीले कलर वाला जो मेरे पास मटेरियल है, ये पीले कलर वाला मटेरियल मेरे पास जो है ये है इसका आधारी पदार्थ। ये लीजिए, ये है अपने पास आधारीय पदार्थ। चले भैया नेक्स्ट। यहां पे ये सफेद वाली परत क्या थी? मैंने ऊपर लिखा सबसे आंतरिक परत है। क्या है ये? सरल सल्काकार उपकला। तो मैं कह दूं कि व्हाइट वाली जो मेरे पास है, ये व्हाइट वाली कुछ और नहीं, ये कूपिका की सल्काकार उपकला है। मैंने कहा ये सफेद वाली क्या है? सफेद वाली क्या है? ये मेरे पास है बेटा कूपिका की सल्काकार उपकला। चले भैया, जो मैंने ऊपर लिखी थी। चले भैया, अब हमको पता है कि ये कूपिकाएं हैं। जब हम बाहर से वायु ग्रहण करते हैं तो वो वायु जो होती है वो वायु किसके अंदर आती है? वो वायु अपने पास आती है, वो कूपिका के अंदर आती है। ये लीजिए, हमने कहा कि अगर हम बाहर से वायु लेंगे तो वो वायु किसके अंदर आएगी बेटा? वो कूपिका के अंदर आएगी, बाहर से वायु। और जब हम बाहर वायु छोड़ेंगे तो किससे बाहर निकलती हुई जाएगी? कूपिका से बाहर जाएगी। हाँ कि ना? मैंने माना कि कूपिका जो है, इस कूपिका में इस जगह पे अपने पास खूब सारी वायु भरी पड़ी है। मैंने कहा कि कूपिका में इस जगह पे, कूपिका की गुहा में इस जगह पे अपने पास खूब सारी वायु भरी पड़ी है। चले भैया, अब याद करो श्वसन का दूसरा पद, जिसको हमने कहा था बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में फेफड़े तथा रक्त के बीच गैसों का विनिमय हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था? उसमें फेफड़े से ऑक्सीजन तो जा रही थी रक्त में, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कहां आ रही थी? फेफड़े में, मतलब फेफड़े की कूपिकाओं में। हाँ कि ना? तो मैंने ये कहा कि जब वायु फेफड़े की, या मैं कहूं कि कूपिकाओं की गुहा में थी, जब ये वायु आएगी रक्त में आएगी तो रक्त कहां है? रक्त वाहिनी के अंदर। और ऑक्सीजन आके आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऐसे होता है। मैंने बोला इधर से वायु आई, और वो वायु कहां पे आई बेटा? वो वायु यहां से आई, और वायु किसके अंदर आई? रक्त के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? रक्त के अंदर आ गई। मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। जब यहां से वायु बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ गई, लेकिन जब वायु बाहर निकलेगी, वो बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रक्त से कूपिकाओं के अंदर जाएगी। हाँ कि ना? वो भी तो रक्त से
कूपिकाओं के अंदर जाएगी। मैंने कहा आई, वो तो आई है O2 और बाहर गई, वो गई है CO2। हाँ कि ना? अब एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। मैंने कहा कि कूपिका की गुहा में वायु थी। मान लीजिए इस वायु को जाना है, वो रक्त के अंदर जा रहा है। वायु यहां से रक्त के अंदर जाएगी, सबसे पहले इस व्हाइट कलर की दीवार को पार करेगी। व्हाइट कलर की दीवार किसकी है? कूपिका की सल्काकार उपकला है। चलो भैया, इसको पार किया, इसको पार करके वो इस पीले कलर वाली जगह पे आ गई जो मेरे पास है आधारी पदार्थ। चलो भैया मैं आगे, आधारी पदार्थ में आने के बाद इसको तो रक्त में जाना है। ये रक्त की भित्ति के पास पहुंची और इसने रक्त की भित्ति जो मैंने बना रखी है, रक्त वाहिनी की एंडोथीलियम, रक्त वाहिनी की एंडोथीलियम, इस रक्त वाहिनी की भित्ति के एंडोथीलियम को क्रॉस किया। मैं लिख देता हूं रक्त वाहिनी की भित्ति, लिख देता हूं वर्ड, देखिएगा मैंने यहां पे लिखा रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी की भित्ति, रक्त वाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम। चले भैया, ये रक्त वाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम जो थी, इसको क्रॉस किया और क्रॉस करके फिर आरबीसी से में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ी, या मैं कहूं रक्त में प्रवेश करी। हाँ कि ना? सेम इसी तरह यहां पे ऐसा हुआ। मैंने कहा कि जब यहां से अपने पास से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने सबसे पहले रक्त वाहिनी की भित्ति के एंडोथीलियम को पार किया, पार करके वो इस आधारी पदार्थ में आई और आधारी पदार्थ से फिर उसने कूपिकाओं की सल्काकार उपकला को पार किया, तब जाके वो कूपिका की गुहा में पहुंची। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि कूपिका की गुहा से वायु को रक्त में आने के लिए, या मैं उल्टा बोलूं, रक्त से वायु को कूपिका की गुहा में जाने के लिए टोटल कितनी परतों को पार करना पड़ता है? 3 परतों को पार करना पड़ता है। पहला कूपिका की सल्काकार उपकला, दूसरा आधारीय पदार्थ एंड तीसरा रक्त वाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम। इन 3 परतों को पार करना पड़ता है। हाँ कि ना? तब जाके वायु या तो कूपिका से ब्लड में आ सकती है या ब्लड से कूपिका की गुहा में जा सकती है। यस कि नो? मेरी बात क्लियर है? अब सवाल था कि हमने पहले कहा था कि श्वसन तंत्र में, मानव में जब भी बात करेंगे गैसों के विनिमय के बारे में, तो गैसों का विनिमय सामान्य विसरण के द्वारा होता है। मतलब गैस हमेशा अपने ज्यादा आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ आएगी विसरित होके, और जब विसरण होगा तो विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो मैं ये कहूं कि जब भी कूपिका से रक्त में या रक्त से कूपिका में वायु का विसरण होगा तो उन्हें 3 परतों को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 परतें थी, पहली कूपिका की सल्काकार उपकला, दूसरी आधारी पदार्थ और तीसरी रक्त वाहिनी की भित्ति की उपकला। चले, और बेटा ये जो अपने पास तीनों की तीनों परतें हैं, इन तीनों की तीनों परतों को, ये जो तीनों की तीनों परतें हैं, इन तीनों की तीनों परतों को मिला के अपन बोलते हैं विसरण झिल्ली या विसरण कला। इन तीनों को मिला के बोलते हैं विसरण झिल्ली। इन तीनों को मिला के बोलते हैं विसरण झिल्ली। और ये जो विसरण झिल्ली है, इस विसरण झिल्ली की मोटाई जो होती है, वो मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, मतलब बहुत पतली। ये मेरे पास है विसरण झिल्ली, और ये विसरण झिल्ली कितनी होती है? मोटाई वो अपने पास होती है 1 mm से कम। जब भी बोले कि विसरण झिल्ली जो होती है वो कितनी परतों से बनती है? 3 परतों से। कूपिका की सल्काकार उपकला, आधारीय पदार्थ एंड तीसरा था रक्त वाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम। और विसरण झिल्ली की मोटाई कितनी? 1 mm से भी
कम होती है। मेरी बात क्लियर है? सवाल बड़ा सा दिमाग में है सर। आपने कहा कि ये विसरण झिल्ली जो है वो इन तीन चीजों से मिलकर बनी, तीन परतों से मिलकर बनी, और इन तीनों परतों की मिला के मोटाई 1 mm से भी कम है। 1 mm से भी क्या है बेटा? बहुत कम है, हाँ कि ना? अगर हम इस विसरण झिल्ली की मोटाई को बढ़ा दें, 1 mm की जगह 1 सेंटीमीटर कर दें, तो क्या होगा? बच्चे मैंने कहा था कि जितनी भित्ति मोटी होगी, क्या गैसों का उसके आर पार जाना आसान होगा? नहीं। जितनी भित्ति मोटी होगी, गैसों का उसे पार कर पाना उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? मुश्किल होगा। मतलब अगर हम विसरण झिल्ली की मोटाई को बढ़ा देंगे तो कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान भी घट जाएगा, क्योंकि गैसों का विसरण आसानी से नहीं हो पाएगा। और अगर हम विसरण झिल्ली की मोटाई को और कम कर देंगे तो जितनी पतली विसरण झिल्ली होगी, फेफड़े दैट इज कूपिकाएं तथा रक्त के बीच गैसीय विनिमय उतना ही ज्यादा होगा। उतना ही क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। मेरे ये बात बोलते ही एक सवाल दिमाग में आया, सर फिर तो हम ये कह सकते हैं कि गैसों का विनिमय जो होता है, उस गैसों के विनिमय की दर इस बात पे निर्भर करती है कि विसरण झिल्ली की मोटाई कम है कि ज्यादा। मतलब कम मोटाई हुई तो विसरण की दर क्या होगी? ज्यादा। अगर मोटाई विसरण झिल्ली की हुई ज्यादा तो विसरण की दर क्या होगी? कम। हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इस पे निर्भर करती है। सवाल नया आ गया, सर क्या विसरण झिल्ली के अलावा भी कोई ऐसी चीज है? विसरण झिल्ली के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिस पे ये विसरण की जो दर है वो निर्भर करती है? विसरण की दर, गैसों का विनिमय जो है वो निर्भर करता है। बेटा इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिन पे गैसों के विनिमय की दर निर्भर करती है। मेरी बात क्लियर है? लेकिन उस पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात पहले आपसे और डिस्कस करके जाना चाहूंगा। वो क्या है? वो ये है कि मैंने अभी इस स्लाइड में आपको एक बात बताई। क्या बात बताई? कि ये न्यूमोसाइट सेकंड जो है, ये न्यूमोसाइट सेकंड वाली कोशिकाएं सर्फेक्टेंट का स्त्रावण करता है, और सर्फेक्टेंट कुछ और नहीं, वो अपने पास है लेसिथिन फोस्फोलिपिड। और ये लेसिथिन फोस्फोलिपिड जो सर्फेक्टेंट है, इसका काम है कूपी के द्रव्य के पृष्ठ तनाव को कम करना। और कूपी के द्रव्य के पृष्ठ तनाव को कम किया, उसकी वजह से क्या हो गया? कूपिकाओं को पिचकने से बचा लिया। हाँ कि ना? अब बेटा ये जो होता है, इस सर्फेक्टेंट का स्रावण हमारे शरीर में भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। मतलब भ्रूणीय अवस्था के लगभग 7वें महीने के लास्ट में, या मैं कहूं 8वें महीने के शुरू में ही इनका स्रावण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? तो अब क्या हुआ, कई बार आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 7 महीने की, 6 महीने की भ्रूणीय अवस्था में ही जन्म ले लिया, या मैं कहूं किसी महिला में डिलीवरी हो गई, वो उसके 7वें महीने, 6ठे महीने के गर्भकाल में ही हो गई, इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ या प्रीमेच्योर डिलीवरी। जब प्रीमेच्योर डिलीवरी किसी महिला में हो गई या किसी बच्चे की समय से पूर्व जन्म हो गया, तो अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर उस बच्चे को मशीन के अंदर रखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया हमारे पास दिक्कत है, इस बच्चे को तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हम इसको मशीन में रखेंगे, महीना 20 दिन मशीन में रखेंगे, और उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल सांस लेने लगता है। तो सवाल एक बहुत फेमस था कि ऐसा क्या हो गया था कि वो बच्चे का जब जन्म हुआ समय से पहले, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आई। मेरी बात क्लियर है बच्चे? देखिए मैं उसी पॉइंट पे जाता हूं। हमने कहा किसी बच्चे का समय से पूर्व क्या हो गया? जन्म। देखिएगा, अगर समय से पूर्व
बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म समय से पूर्व होगा तो मैंने कहा कि अपने पास ये सर्फेक्टेंट जो था लेसिथिन, इसका शिश्रावण जो था वो भ्रूणी अवस्था में हो रहा था, लेकिन भ्रूणी अवस्था में या तो 8वें महीने के शुरू में या फिर 7वें महीने के लास्ट तक, मतलब 6ठे महीने तक तो पक्का सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं हुआ था, और 7वें महीने में जो हुआ था बहुत कम हुआ था। तो कहने का मतलब अगर बच्चे का समय से पूर्व जन्म हो गया तो उस समय उसमें सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं होता है। मतलब उसमें क्या हुआ बच्चा, उसमें सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं होता है। जब मैंने कहा कि बच्चे में सर्फेक्टेंट का श्रावण ही नहीं हो रहा, तो अब ऐसे बच्चे की बर्थ हो गई, तो जब वो सांस लेगा बाहर से वायु अंदर गई, फिर अंदर की वायु जो बाहर छोड़ेगा तो सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से उसकी कूपिकाएं क्या हो जाएगी बेटा, पिचक जाएगी, और पिचक जाएगी तो उस बच्चे को सांस लेने में क्या हुई, परेशानी, सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं होता। मैंने कहा इसलिए कूपिकाएं पिचक जाती है। कूपिकाएं पिचक जाती है, कूपिकाएं पिचक गई तो बच्चे को सांस लेने में क्या हुई, बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। बच्चे को जो सांस लेने में परेशानी हुई, इसी को अपन कह देते हैं बेटा, इसी को अपन कह देते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहां पे जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताओ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है बच्चे समय से पहले जन्म की वजह से बच्चे की न्यूमोसाइट सेकंड जो है वो सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं करती, तो सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से उसके एल्वियोलाई जो थी, कूपिकाएं जो थी, वो कूपिकाएं पिचक गई। इसे ही कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर्फेक्टेंट की कमी से या उसके श्रावण नहीं होने से होता है। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। अब बात ये करते हैं कि गैसीय विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करती है। अभी मैंने बताया कि विसरण झिल्ली की मोटाई जो थी वो भी गैसीय विनिमय को प्रभावित करती है। अगर विसरण झिल्ली की मोटाई होगी ज्यादा, अगर मोटाई होगी ज्यादा तो गैसों का आदान प्रदान होगा कम। अगर विसरण झिल्ली की मोटाई होगी कम तो गैसों का आदान प्रदान होगा ज्यादा। सामान्यतः विसरण झिल्ली की मोटाई 1 mm से कम होती है। मेरी बात क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं अपन, वो करेंगे अगले लेक्चर में, तो बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।